बहुत। हम यही जानते हैं कि आप लोग कब आए थे वहाँ से इधर? हम वहाँ से 20 साल पहले आए थे करीब। हाँ। उसके बाद फिर मतलब इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए, हम यहाँ ही रह गए थे। इलीगल आए थे? तो आपकी तो उम्र 20 साल है नहीं? हैं? आपकी उम्र कितनी है? 23। तो आपने पढ़ाई लिखाई यहीं की? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, एक्चुअली मेरे आंखों में प्रॉब्लम था, तो पापा मम्मी को लगा था कि यहाँ डॉक्टर दिखाने से ठीक हो सकता है, ऐसा ही उनको लगा था, इसलिए जैसे भी हो वो इनलीगल तरीके से आ गए थे यहाँ पे। आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला। उसके बाद हमें यहाँ रहना पड़ा था, तो देखते देखते कि हो या फिर 20 साल गुजर गया। उसके बाद अब जाने का मौका मिला है, एसआईआर की वजह से ही शायद मौका मिला है वो, तो आज जा रहे हैं। तो आप जाना चाहते हैं अपने वहाँ बांग्लादेश वापस? देखिए, चाहना या ना चाहना ये इससे गवर्नमेंट का क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब 20 साल एक जगह पे हम रह गए थे, बचपन से आए थे, तो मेरा जो कुछ भी है सर तो यही है ना। फिर भी तो आपको किसी ने कहा छोड़ के जाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी ने कहा नहीं। एक्चुअली मेरे फैमिली बहुत दिन से जाने की बात कर रहा था, लेकिन जो बोला ना, इनलीगल तरीके से आया था। फिर तो जब ये हुआ कि एसआईआर के जरिए जो लोग इलीगल तरीके से आए हैं अब उनकी पहचान होगी, अब उनको छांटा जाएगा, तब आप लोगों ने फैसला किया कि अब वापस जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा तो कोई डॉक्यूमेंट था नहीं, तो मेरा 20 साल से आप लोग रह रहे थे, आपकी फैमिली ने आधार कार्ड? नहीं, कुछ नहीं बनवाया हमने, क्योंकि हमने इसलिए नहीं बनवाया। अगर देखिए, मैं डॉक्यूमेंट बनवाना चाहूँगा तो मेरा पापा का या फिर मेरे फैमिली कोई भी मेंबर हो, उनका तो दिखाना पड़ेगा। या वैसे ही मेरे पापा अगर बनाने जाएंगे तो उसका पापा यानी कि मेरे दादाजी या फिर जो भी हो, इनको दिखाना पड़ेगा। तो मेरे फैमिली के 3 ही मेंबर थे, इसलिए इनमें से किसी को भी। आपकी ये मम्मी पापा है? हाँ, ये मेरा मम्मी और ये मेरे पापा। और आप हैं बस? तो आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो? बस इंडिया में रहते हैं, हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो ये कैसा होगा? बोल ही लेते हैं। तो आपके मम्मी पापा भी बोल लेते थोड़ा थोड़ा? नहीं, इनको नहीं आता है, अपनी देश की भाषा ही भूल नहीं पाई अभी तक। हाँ? तो बांग्लादेशी तो बांग्ला बोलते हैं, तो बंगाल में भी तो बांग्ला बोलते हैं? हाँ, जरूर बोलते हैं हम तो भी। आपके हिसाब से बांग्लादेश क्या नाम है आपका? मेहदी हसन अहमद। मेहदी हसन? ओ, मेहदी हसन एक बहुत नामी आदमी का नाम है, मालूम है? हाँ, वो सिंगर थे, उस्ताद मेहदी हसन। तो एक बात बताइए, आपके देखने में बंगाल में और इस पूरे इलाके में कितने बांग्लादेशी हैं इस तरह? आई डोंट नो, बट हो सकता है कि अगर पूरी तरह से सर्वे किया जाए तो कम से कम 20-30 लाख तो मिल ही जाएंगे। कितना? 20-30 लाख तो होगा ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे आपको मालूम? मालूम मतलब जिस दिन से इस बॉर्डर को खोल दिया गया है, तब से जो न्यूज़ मिल रहा है, इतना लोग जा रहे हैं डेली, मतलब 2000-3000 करके भी लोग गए हैं। कुछ दिन ऐसा भी हुआ है एक साथ में, पहले हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा है, कम हो गया अभी। अब 200-300-400 जा रहे हैं? हाँ, 200-300-400। शुरू में 2000 भी गए? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। और बहुत भी है। मैं जब आया था वहाँ से, मतलब हम डानकुनी में थे, डानकुनी से जब आया था तब भी बहुत लोग था वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि... लोग जो बांग्लादेशी हैं उनमें डर हो गया और वो जाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, वहाँ कुछ लोग यहाँ बनवा लिया आधार कार्ड और ये सब? हाँ, बनवा तो लिया, किसी ने बनवा लिया, किसी ने नहीं बना पाए, या फिर कोई ऐसा भी है जो 2002 के बाद से आकर भी बना लिया है। हम तो 2002 के बाद में ही आए थे, फिर भी नहीं बनाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने बनाया है। आपने नहीं बनवाया आधार कार्ड और ये सब? ऐसा तो नहीं है? नहीं बनवाया हमने। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड? नहीं, कुछ नहीं बनवाया। दोस्तों, आज 21 नवंबर को जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो ये जो वीडियो आपने देखा ये एक दिन पहले का है, और वेस्ट बंगाल में अभी जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उसकी कार्रवाई चल रही है। तब वहाँ पर ये जो है कल का ये आप देख रहे हैं सिनारियो कि इलीगल माइग्रेंट्स इस डर के मारे कि अब वो पकड़े जाएंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो छोड़ कर वापस जा रहे हैं। बॉर्डर्स जितने भी जो अब बांग्लादेश बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वहाँ पर आपको भीड़ नजर आ रही है। और आप इस व्यक्ति को ध्यान से सुनेंगे तो इसको 20 साल के लगभग हो गए हैं भारत में, किसी ने ना पूछा ना जाना, और ये उन लोगों में से है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए अब वापस जा रहा है अपने परिवार के साथ। और अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये कह रहा है कि 20-30 लाख तो होंगे उसके हिसाब से। किंतु ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत
अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में संसार में हमारा नंबर 1 पोजीशन है। सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में है। और इसका मोटा मोटा जो अंदाज़ा है वो 2016 में मेरे ख्याल से लोकसभा में गवर्नमेंट ने बताया था कि लगभग 2 करोड़ है। अभी 2 करोड़ है कि 4 करोड़ है, इसके बारे में किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई कंफर्म कुछ बता नहीं सकता है। तो भारत जो है वो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट से और उधर म्यांमार की तरफ से रोहिंग्या से भर रहा है चारों तरफ, पर हम लोगों को इसके बारे में ना कोई फिक्र है ना कोई चिंता है। अलग अलग धड़े सोसाइटी में भी बटे हुए हैं, जैसे पॉलिटिशियंस के अलग अलग धड़े बटे हुए हैं इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स के लिए, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है मेन। तो ना उनको फिक्र है ना हमें फिक्र है। आज की तारीख में अगर हम बोले हैं कि हम एक्चुअली में बोलें कि अमूमन हमारे देश की क्या संख्या होगी, तो एक अंदाजा लगा सकता है मोटा मोटा सा। एक्चुअली में करेक्टली कुछ नहीं बोला जा सकता। और ये समस्या बढ़ती जा रही है। अगर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे एक्सरसाइज से अगर ये समस्या निपट जाती तो बहुत पहले निपटनी होती, पर इसके निपटने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। और देखिए कैसे धड़ल्ले से ये इंसान जो है, अभी आपने जिस वीडियो में देखा कि कितने आराम से लोग सहजता से बात कर रहे हैं, जैसे इनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और वो बता रहा है कि कैसे इलीगली वो लोग अंदर आए और इतने सालों से वो भारत में थे। ये तो वो लोग हैं जो वापस जो जा रहे हैं अभी, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। करोड़ों में 100% अगर हम देखें कि कैसे हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है, आप एक लॉजिकली भी सोच लगाएं तो करोड़ों में ऐसे लोग होंगे जिनके अब आधार कार्ड बन चुके होंगे, वोटर आईडी होंगी उनके पास। उनको तो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? वो भारतवासी हैं, आपकी तरह मेरी तरह सबकी तरह। वो इस देश के सिटीजन हैं। इस देश की जितनी स्कीम्स हैं उनका वो बेनिफिट उठाएंगे और वो यहाँ के बन जाएंगे। और जो हमारे देश का डेमोग्राफिक पैटर्न है, उस पैटर्न को डिस्टर्ब करने में पूरा योगदान देंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ये समस्या पहले ज़्यादा थी तो अब ख़त्म हो गई है। अभी भी इलीगल माइग्रेशन बीच बीच में देखी जाती है। पता लगता है कि कैसे जो पोरस बॉर्डर है उधर से जो है लोग मैनेज करके आते हैं। लोग कई ऐसे आपको मिल जाएंगे वीडियो यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर लोग खुल के बोलते हैं कि हम इतना पैसा देते हैं, और वो पैसा देने के बाद जो दलाल होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उनको पता है कि क्रॉसिंग कहाँ से है और वो क्रॉसिंग करवा देते हैं। तो इतनी बड़ी हम नेशनल ये एक्चुअली में इलीगल इमिग्रेशन की जो समस्या है, माइग्रेशन की जो समस्या है, ये हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी से खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल होना और हमारे अधिकारों के साथ खेल होना जो है, इससे बड़ा कोई और मेरे को नहीं लगता है कि कोई और बड़ा टाइम बॉम्ब है जो हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ है। रेडिकलाइजेशन के बराबर ही मान लें आप इसको। मैंने पिछले व्लॉग में रेडिकलाइजेशन की बात की थी, आप उसके बराबर ही मान लें, उससे बड़ा मान लें इसको। क्योंकि जिस ढंग से लोग घुसते आ रहे हैं अंदर और वो जगह जगह फैल रहे हैं, मैं कई जगहों में, क्योंकि मैं ट्रैवल खुद करता हूँ, अचानक आपको दिखेगा कि टेंटों का शहर एक नया बस गया है कहीं पहाड़ों में, पुलों के नीचे, नदी किनारे। आपको लोग अचानक ही वहां पर जो है इनहैबिटेंट्स नजर आएंगे। बहुत जगह हो रहा है ऐसा। और जाहिर सी बात है इनको अंदर से सपोर्ट मिल रहा है, नहीं तो इतना आसान नहीं होता किसी देश में इतने इतने साल लगातार बसते रहना और जो है वो उसमें मल्टीप्लाई होते रहना। तो हमारा जो सिक्योरिटी सिनारियो है, हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारी जो लोकल टेंशन्स हैं, हमारे जो लोगों के ऊपर लेबर का, काम का जो दबाव है, वो इसकी वजह से दबाव बढ़ता ही जाएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, यूट्यूब के ऊपर है ये, तो आपको दिखेगा कि जो लोकल लोग हैं वो कितने खुश हो रहे हैं इनके जाने से, कि अब इनके जाने के बाद हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। और ये इलीगल ट्रैफिकिंग के जरिए हो रहा है, ये इलीगल क्राइम नेटवर्क्स हैं जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, रेडिकलाइजेशन हो रही है,
और ऑर्गेनाइज ढंग से जो है ये फ्रॉड हो रहे हैं और ये लोग हमारे देश के अंदर घुसते आ रहे हैं लगातार। तो जो भी हमारे देश में अब व्यवस्था है, हमको सोचना ये होगा कि जो लोग ऑलरेडी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो हमारे बेसिक, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप जो है अलाउ कर सकते हैं वोटिंग करना, तो ये तो करोड़ों में लोगों ने बना लिए हैं फर्जीवाड़ा करके, और वो लोग वोटिंग करेंगे। आप क्या कर सकते हो? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हमारे पास कोई वो 2020 में जो चला था एक नेशनल रजिस्टर, सिटीजनशिप रजिस्टर वाला काम, वो तो टप पड़ा हुआ है, उसको हम होने नहीं दे रहे। जो लोग होने नहीं दे रहे हैं वो भी जानते हैं क्यों होने नहीं दे रहे, और जो करवाना चाहते हैं वो भी जानते हैं कि वो क्यों उस काम को नहीं होने दे रहे हैं, पर नहीं हो रहा है। कोई नेशनल आइडेंटिटी नाम का हमारे पास में आज की तारीख में कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर किसी सिटीजन को अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रूफ करने को कहा जाए, कई लोग इस सवाल को लेकर बड़े भड़क जाते हैं कि भाई हमें क्यों बोला जा रहा है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। भाई क्यों ना बोला जाए? जिस देश के, जो देश मैं आपको कह रहा हूं कि इलीगल माइग्रेशन में नंबर 1 है, उस देश में तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, हमारा खून खोलना चाहिए कि हमारे डेमोग्राफिक पैटर्न को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लोग छोटे छोटे बहाने मारकर कि भाई बॉर्डर मैनेजमेंट किसकी जिम्मेवारी है, आप उसको पकड़ो। अरे भाई हर सिटीजन की जिम्मेवारी है। ये इतनी छोटी समस्या नहीं है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दें और अपना उसमें से आप किनारे निकल जाएं, साइड से निकल जाएं। ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और कई जगह आपको साफ साफ देखने को मिलता है कि जो डेमोग्राफिक पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ना हमारे पास कोई बहुत ढंग की पॉलिसी है। क्रैकडाउन वगैरह बीच में होता है, सरप्राइज कुछ जो है, जैसे अभी SIR का ये सिलसिला चालू हुआ है, ये बीच बीच में होते हैं। उसके बाद वो माइग्रेशन ऐसे ही चलती आ रही है, वो नंबर वैसे का वैसा ही बढ़ता जा रहा है, उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारे पास नहीं है इस चीज के लिए। जो पोरस बॉर्डर्स हैं, अगर हम बोले कि क्या उनके ऊपर हमने 100% फेंसिंग कर दिया है, तो ऐसा भी नहीं है। जो एक्सटर्नल कारण है वो तो बने रहेंगे। अगर बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए इधर आ जाते हैं, वो भी बना ही रहेगा। जो सोशल सिमेट्रीज हैं कि भाई उधर भी बंगला इधर भी बंगला, वो भी ऐसा ही रहेगा। हमारे पास कोई NRC डाटाबेस तो है नहीं, कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं कि हम ये बोलें कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो लोग इस देश में थे वही इसके सिटीजन माने जाएंगे। कुछ नहीं है, पूरी अव्यवस्था है, पूरा जंजाल है बहुत बड़ा। और हम देशवासियों को, हम शायद गिने चुने देश में से एक ऐसा देश होंगे जिसमें जो हम सिटीजन्स हैं, हमको अपनी सुरक्षा, अपना देश के अंदर अपनी पॉलिसीज और इस चीज की जागरूकता, एक सेल्फ अवेयरनेस कि भाई ये इलीगल माइग्रेशन हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, हमारे अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर भी आपको देशवासी, हम 1000 चीजों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं अपने डिमांड्स के लिए, कहीं पर आपको कोई भी ये गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनाता हुआ नहीं दिखेगा कि भाई इस इलीगल माइग्रेशन का आप पक्का बंदोबस्त कीजिए, लॉन्ग टर्म बंदोबस्त कीजिए। करोड़ों की तादाद में देखिए आप लोग भरे पड़े हैं, यहाँ पर आए जा रहे हैं। एक टेम्परेरी भी SIR रिवीजन चलेगा इलेक्शंस की वजह से, उसके बाद वो ठप, और उसके बाद फिर वही कहानी शुरू। तो मेरा ये जो व्लॉग करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो जागरूक सिटीजन्स हैं और जो देश से प्यार करने वाले सिटीजन्स हैं, सबसे पहले उनका ये फर्ज बनता है कि जो गवर्नमेंट के सिस्टम में ढांचा है, हम
उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाएं कि भाई ये कार्रवाई और ये जो है वो लंगर खाना नहीं चलेगा देश में, कि जिसकी मर्जी वो घुस जाए यहाँ पर और उसके बाद यहाँ का सिटीजन बन जाए और वो हमारे ही लोगों को खतरा के लिए खतरा बने, हम हमारे अधिकारों का खतरा बने, हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें आकर। अगर इतना ही बड़ा दिल है हम लोगों का तो फिर सारी दुनिया के जितने भी जो लोग परेशानी में हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी भारत में बसा दो लाकर, चलने दो ये सिस्टम। पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा है कि इट इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक पैटर्न्स, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, उन हर चीज़ के लिए भारत में एक बहुत बड़ा खतरा है। और अभी शायद हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, पर सूनर और लेटर इसके परिणाम सिविल राइट्स के रूप में, डेमोग्राफिक पैटर्न के बदलाव के रूप में और सोसाइटी के अंदर एक गैप के रूप में, बहुत बड़े गैप के रूप में नज़र आने शुरू होंगे। अभी भी रहे हैं पर हमको दिख नहीं रहे हैं, हमने आंखें बंद कर रखी है हम लोगों ने। पर ये और ज़्यादा जब बिल्कुल सामने आएंगे और इनके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे स्ट्रीट्स के अंदर, गलियों के अंदर, तब हमें अंदाज़ा होगा कि हम कितने बड़े खतरे को समझ नहीं पाए हैं और कैसे हम इसको अलाउ कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये देखने के बाद आप लोग सभी इसके ऊपर विचार करेंगे और इसको सीरियसली लेंगे। हम देशवासियों का काम है कि जो भी ऐसे जो इश्यूज होते हैं नेशनल सिक्योरिटी को रिलेटेड, खासकर जिसमें हम सबकी सिक्योरिटी है, उसको हम सीरियसली लें, सीरियसली समझें। और जो लोग इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम उनके मोटिव को भी समझें कि उनका क्या मोटिव है। उनको आपकी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं है, पर हमें उसकी परवाह करनी चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।